सा रे गा मा पा धा नी सा। Come on, boy. तो ये है मेरा सेटअप जिससे हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोड्यूस कर पाते हैं। और ये सेटअप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन में बेस लेवल पे है। बेस लेवल पे हाँ, थोड़े जुगाड़ और थोड़ी सेटिंग से काम हो जाता है। लेकिन तुमने कभी एक सवाल पूछा है कि ऐसा YouTube चैनल बनाने में कितना पैसा लगता होगा, या मेरी एक वीडियो को बनाने में कितना पैसा लगता है? क्योंकि YouTube पे लोग तुम्हें इनकम तो बता देते हैं, लेकिन तुम इतने एक्साइट हो जाते हो कि ये भूल जाते हो कि वो रेवेन्यू है। ये सब चीजें माइनस करोगे तब जाके तो प्रॉफिट निकलेगा गिव अवे के लिए। लेकिन इसी सेटअप ने मुझे 5 चीजें थप्पड़ मार के समझाई हैं और मुझे बताया जो भी मैं सोचता था वो जरूरी तो था ही नहीं। और वही थप्पड़ आज शायद तुम्हें लगने वाला है, जोर का। तो पहले थप्पड़ की शुरुआत होती है यहाँ से, मतलब यहाँ से। ये मेरा पहला लैपटॉप है, i5 जनरेशन का इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ मैं दुनिया बदलने चला था। फिर मुझे एक और थप्पड़ लगता है और मुझे पता चलता है कि YouTube समाज में लोग अडोबे सॉफ्टवेयर से एडिट और डिजाइन करते हैं, और मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। इसकी कीमत तो 35,000 रुपये थी, लेकिन दुकानदार ने मुझे 40,000 में बेचा। वो घर आके मुझे पता चला। ये पहली चीज हमेशा गड़बड़ी करती है, नहीं? तो पहले हम वॉइस ओवर से ही वीडियोस बनाते थे और पावर पॉइंट से एडिट करते थे। उसमें बोया का ये माइक यूज करते थे। उस समय काफी जोर था इसका। लेकिन फिर एक और तमाचा पड़ता है और पता चलता है कि नहीं भाई, वॉइस ओवर के लिए अलग माइक होता है। तो फिर ये लेना पड़ा, जिसकी कीमत मुझे याद तो नहीं, लेकिन जोर की थी। और 100 से ज्यादा वीडियोस इस सेटअप के साथ अपलोड करने के बाद एक और थप्पड़ पड़ गया भाई, और मुझे पहले ग्लिम्स मिले कि YouTube अब एक सीरियस बिजनेस है। अगर तुम आज YouTube पे कंटेंट बनाने जाने वाले हो या जा रहे हो, तो अब ये एक सीरियस बिजनेस है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो अपने घर वालों को, क्योंकि यहाँ आपको चीजों को ऑन द गो एनालाइज करना पड़ता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है और नई स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ती हैं ताकि तुम्हारा काम चल सके। मुझे अब याद नहीं पड़ता कि मैंने कब सोचना बंद नहीं किया। बाथरूम में अगर कोई आइडिया आता है तो तुरंत नोट्स ऐप खुल जाती है। यहाँ तक कि सोते सोते भी अगर मुझे कोई आइडिया आ रहा है, पता नहीं कैसे नींद में भी मैं नोट कर लेता हूँ उसे, ताकि वो मेरे दिमाग से कहीं निकल ना जाए अगर मैं सुबह उठूँ तो। वो बात अलग है, जब सुबह उठता हूँ तो वो अक्षर यानी क्या लिखे थे वो मुझे भी समझ नहीं आते, पर आइडिया हो जाता है। यहाँ एक सीधा सा रीजन है, आज तुम्हारे पास कंपटीशन है, नो डाउट, लेकिन उस कंपटीशन में से क्वालिटी कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम है। तो अगर तुम वैसा ही कंटेंट बना रहे हो जो ये 90% लोग बना रहे हैं, तो तुम भीड़ में खोने वाले काम कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर तुम क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम्हें ऑन द गो काम करना पड़ता है। 12 घंटे 14 घंटे भाड़ में जाओ, कभी कभी तो 48 घंटे एक दिन में हो जाते हैं। तो आपको हमेशा फ्रंट फुट पे रहना पड़ता है सबकॉन्शियसली, क्योंकि अगर मैं कॉन्शियस दिमाग से कोई चीज सोचता हूँ कि आज मैं एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आइडियाज ही नहीं आते हैं भाई, आते ही नहीं है। क्योंकि जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, हमारा दिमाग लॉजिक को नहीं पैटर्न्स को देखता है, और सबकॉन्शियसली वो चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन कॉन्शियस दिमाग से हम उसे नहीं सोचते। और सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स और इमोशंस को रीड करता है, उसके साथ एसोसिएशन बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए आप शावर में देखेंगे आपको आइडियाज अच्छे आ जाते हैं, या कभी कभी सिर्फ नींद से उठने पे ही तुम्हारे पास आइडिया होता है। तो जब तुम्हारे पास भर भर के आइडियाज आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और अगर तुम उसे नहीं लिखते क्योंकि तुम्हारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में ही रहता है, तो तुम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो और अपना नुकसान करवा सकते हो बहुत बड़ा। और नुकसान मतलब मॉनेटरी लॉस भी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो वीडियो था, ये सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में आया जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था। अगर मैं वो रील स्क्रॉल नहीं करता तो ये आइडिया नहीं आता, और इस आइडिया ने अच्छा खासा
काम किया है। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन में आज कॉर्पोरेट जायंट्स पे घुसने लगे हैं, जिनके पास बेटर इक्विपमेंट्स हैं, बेटर टीम है और टाइम भी बहुत है और पैसा तो खैर। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं होगी, वो है रिलेटेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि वही काम आता है इन कॉर्पोरेट जायंट से लड़ने के लिए। तो ये जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है उसको भी आपको ऑन द गो अपने माइंड में रखना पड़ता है। यहाँ तक कि आप अपने YouTube स्टूडियो पे जाके जब स्टैट्स चेक करते हैं तो ये एक प्रॉपर बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर आता है। ये आपको डेटा एनालिसिस की जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखा जाए तो एक YouTube चैनल को मैनेज करना एक स्टार्टअप को मैनेज करने जितना ही है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं, मेरी ऑडियंस क्या देख रही है वो एनालाइज करते हैं, क्या देखना वो पसंद करती है सबसे ज्यादा वो चीज देख रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि एक स्टार्टअप ऐसे ही काम करता है। और तब जाके मुझे एक ऐसा आइडिया मिलता है जिस पे मुझे लगता है कि हाँ, इस पे वीडियो बनाऊंगा तो शायद ये काम कर जाए। लेकिन अगर वो ना करे फिर एक थप्पड़ पड़ता है जबरदस्त, कि मानो वो तुमसे कह रहा हो देख ले, करना हो तो कुछ और सोच, फिर भी तुम कर लेना, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो बनाई थी इसमें बताया था लॉजिकली कि तुम्हें रुकना नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन अब एक प्रोसेस गेम है। क्रिएट, इटरेट, अपग्रेड और रिपीट। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और यही चीजें आपको बार बार दोहरानी पड़ती है। दूसरा थप्पड़ लॉकडाउन में लगा मेरे दोस्त को। उसने फोमो में स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। मेरे से कहता है कि ये सब देख साले वीडियो बना बना के मर्सिडीज ले रहे हैं, इनसे तो अच्छा मैं हूँ, मैंने बीकॉम किया है भैया। देखो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में पैसा और फेम के लिए आ रहे हो अच्छी बात है, मेनली यही रीजन होते हैं आने के भी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लॉजिक चॉइस नहीं बनाते, क्योंकि एक दिन वो बंदा तुम्हें बीट कर देगा जिसका सोल पर्पस ही कंटेंट क्रिएशन था। वो उसे एंजॉय करता है, चाहे उसे रिजल्ट मिले ना मिले उसको फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि मैं यही काम करने के लिए पैदा हुआ था, तो वो कभी भी तुम्हें बीट कर देगा, क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन है पैसा और फेम, लेकिन उसका मोटिवेशन है आर्ट और पैशन। और इसीलिए आज मेरा दोस्त 9 to 9 जॉब कर रहा है। सॉरी अशोक, तुम्हारा इंटरेस्ट मैटर नहीं करता। अगर पैशन है तो वही आगे जाके तुम्हारी ड्राइविंग फोर्स बनेगी। जब तुम्हारी मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट ना आए तो पैशन ही काम आता है उस वक्त। तीसरा थप्पड़ मुझे तब लगा जब YouTube समाज ने मुझे इस शब्द के बारे में बताया। अरे यार हट, एक तो साले 300 वीडियो लग गए इस शब्द का असली मतलब जानने में, और 500 वीडियोस और लग गए इस शब्द को ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे याद है कि मैं 800 वीडियोस के आसपास कुछ बना रहा था और बहुत रातें काली करने के बाद भी मुझे ऐसा मन में ख्याल आ रहा था कि यार मेरी नीश तो गड़बड़ है नहीं, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि नीश जो है एक कंटेंट क्रिएशन में 10% ही कंट्रीब्यूट करता है। आप पूछोगे कैसे? अगर मान लो आज मैं एक टेक चैनल खोलता हूँ जेनजीज के लिए, तो जब तक मैं उसमें अपना एलिमेंट ऐड नहीं करूंगा तो वो भीड़ में खो जाएगी। तो वहां से समझ में आया कि नीश चूज करने के बजाय नीश बनाना जरूरी है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा डीप टॉपिक है, अगर आप चाहो तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर देना। चौथा थप्पड़ लगा तो मुझे एक रियल रेस के बारे में पता चला, और वो रेस 3 सेकंड में ही खत्म हो जाती है। हाँ, आज मैं लॉजिकली कह सकता हूं कि पहले 3 सेकंड का रूल जो है वो रियल है। हम सब ओवरऑल वीडियो के बारे में सोचते हैं, पर टेक्निकली हर सेकंड के हिसाब से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पहले 3 सेकंड में लोगों को पहले 5वें सेकंड तक पहुंचा दूं और उनको बोलूं कि 10th सेकंड पे जाओ, तो तुम्हें 20वें सेकंड के बारे में पता चलेगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि 60वें सेकंड में हुआ क्या था। 1 मिनट का वॉच टाइम मिल गया, और फिर ऐसे ही मैं अपनी वीडियोस को सेकंड से मिनट्स तक पहुंचा सकता हूं, और जिसका पूरा बेस बनता है पहले 3 सेकंड। बस वही काफी है किसी को पूरी वीडियो दिखाने के लिए। ये आर्ट के बारे में मुझे भी बहुत बाद में पता चला, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं इस पे काम करना शुरू कर दिया था 2024 के नवंबर से, और पूरा 1 साल हमने इस चैनल पे एक्सपेरिमेंट किए हैं 2025 पे। और उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकला कि हमें पता चला कि पहले 3 सेकंड्स दिमाग में पहले कैसे असर करते हैं और फिर क्यों लोग कंटिन्यू करते हैं उसे। और इसी चीज के ऊपर हम एक धमाल मजेदार चीज बना रहे हैं। बिल्कुल कोर्स नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है,
मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि पहले 3 सेकंड आसान तो लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 बड़े हुक्स काम करते हैं और उन 3 बड़े हुक्स के अंदर 18 तरीके के हुक्स आते हैं और उन 18 हुक्स के 200 से ज्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं। और उसी चीज के ऊपर हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद नए साल पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में, लेकिन यहाँ याद रखना कि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो लिमिटेड है, कि पहले 20 लोगों को ही मिलेगा एक अर्ली बर्ड ऑफर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये थप्पड़ एआई ने लगाया है, अब ये शिट बिल्कुल रियल है। आपको ना चाहते हुए भी एआई पे खर्चा करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी एआई का यूज करना पड़ेगा आप कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि आपकी टक्कर उन लोगों से है जिनके पास ऐसे सेटअप नहीं है। तो भले ही इससे ज्यादा भी हो कम भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्वालिटी अगर वीडियो की बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं आपको एआई का यूज करना पड़ेगा। क्वालिटी से ज्यादा मैं कहूंगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो तो चाहे खर्चा ही क्यों ना बढ़ जाए। ठीक है दिखा रहा हूँ। मेन कैमरा ओनली कैमरा कैनन M50 Mark II, जिसकी कीमत है 58,000। हाँ, ये सिर्फ कैमरे की कीमत है, लेंस की कीमत अलग है। लेंस है ये सिग्मा का 16mm, जिसकी प्राइस है 27,000। ये हमारा मेन सिस्टम, सारे काम इसी पे होते हैं, एडिटिंग डिजाइनिंग। ये है एसर का प्रेडिटर हीलियोस 300 RTX 3050 Ti के साथ i7 जनरेशन का, और इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए हमें पड़ी थी, लेकिन मैंने सेल में 93,000 का ले लिया था। मतलब दूसरी चीज हमेशा अच्छी होती है। और जिस माइक से तुम ये वीडियो सुन रहे हो वो है हॉलीलैंड लार्क M1। अब M2 भी आ चुका है, लेकिन ये M1 है, जिसकी कीमत तकरीबन थी 10,000 रुपए। ये बड़ी सी छतरी, जिसे तुम सॉफ्ट बॉक्स भी कहते हो, 45 डिग्री एंगल्स पे ये कैमरे के साथ लगता है और इसकी तकरीबन कीमत है 3850 रुपए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो गए होगे कि इतने सस्ते में ये लाइट कैसे मिल गई। ये छतरी की कॉस्ट मैंने बताई, लाइट इसके पीछे है। ये गोडोक्स की SL60 2D, जिसकी तकरीबन प्राइस 9,400 रुपए है। और हाँ, भूलना मत, जिस डंडे पे ये खड़ा है इसकी प्राइस अलग होती है। और ऐसे तुम्हें 1 2 3 4 देखने को मिल तो रहे होंगे, लेकिन तुम 3 ही मानो, क्योंकि ये तो सेट में आते हैं। तो एक ट्राइपॉड की कॉस्ट है 700 रुपए। फिर क्या, ये तुम प्लग देख रहे हो, ये चालू है। इसको अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो हमारी ग्रीन स्क्रीन अभी चालू हो जाएगी, जिसकी तकरीबन कॉस्ट है 2328 रुपए। और उसके साथ ये मत समझना कि ये ट्राइपॉड भी आया होगा, इसको लगाने का खर्चा अलग होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनी सेट प्रोवाइड नहीं करती। बोल्ट ऑफ सेट प्रोवाइड करता था, इसलिए उसकी इतनी कीमत है। फिर तुम जैसे ही इस लाइट को बंद करोगे और यहाँ आओगे तो तुम्हें ये गुंबद देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं कैमरा माउंट, और इसकी एक की कीमत है 1500 रुपए। अब तुम सोच रहे होगे कि इस बटन से जो मैंने ये लाइट जलाई थी, तो ये लाइट के 2 सेट आते हैं, एक ये और एक ये, और इस सेट की कीमत है लगभग 7,000 रुपए। लेकिन अब ये कंपनी पता नहीं मुझे अमेजोन पे दिख नहीं रही है या आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन ऐसे ही आपको और लाइट्स मिल जाएंगे। ये सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला चीज़ है। ये ग्रीन स्क्रीन नहीं थी, उसके पहले ही मैंने मंगा लिया था, क्योंकि हमारी शुरुआती वीडियोस में ये लाइट थी, ना कि ये लाइट थी। फिर क्या, बस थोड़ा सा माल मसाला। ये पेड़ तुम अपने पसंद कर ले सकते हो, ये मैंने ऐसे ही मंगा लिया था। ये थोड़ा सा माल मसाला एक्स्ट्रा, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये नीसी का ND फिल्टर आता है, क्योंकि बाहर के शॉट्स में मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। और इसके अलावा ये है जो कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, DJI का Osmo Mobile 6 गिम्बल है ये, जो मेरे आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसकी कीमत है तकरीबन 14,000 रुपये। हाँ, ये डंडा भी आता है, मतलब ट्राइपॉड। और अब हमारे सेटअप में एक नई चीज़ ऐड हुई है, और वो है ये है iPad Air M3, जिसकी तकरीबन कीमत है 72,000। और हाँ, ये पेन अलग आता है, इसके साथ नहीं आता, तो इस पेन की कीमत है 11,000। सोच रहे होगे ये किस काम आता है, तो तुम जो एनिमेशंस देखते हो या ड्राइंग आर्ट्स देखते हो, वो इसी से बनते हैं। आर्ट से याद आया कि अब सब्सक्रिप्शन देख लें जरा कितना होता है। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की अभी बात करूं तो फिल्मोरा का हम इस्तेमाल करते हैं एडिटिंग के लिए। मैं अपनी एडिटिंग की बात कर रहा हूं,
जिसकी तकरीबन प्राइस है 3300 रुपए के आसपास। अब इन सब चीज़ों के अलावा एडिटिंग कॉस्ट और डिज़ाइनिंग कॉस्ट थंबनेल्स की अलग होती है। वो तुम मंथली एस्टिमेट लगा सकते हो 25 से 30 हज़ार रुपए का। तो हमारी टोटल वन टाइम कॉस्ट है 3,62,258 रुपए। हाँ, इसमें आप थोड़ी चीज़ें कम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये फ़िल्टर हो गया या वो गिम्बल हो गया, या शायद आईपैड की ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है, तो आपकी कॉस्ट उस हिसाब से कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एक वीडियो को बनाने के लिए इस चैनल पे कितना पैसा लगता है। अगर शॉर्ट वीडियो से शुरुआत करें तो शॉर्ट वीडियोस को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स होती हैं जो कि इस तरीके की होती हैं, और एक होती हैं नॉर्मल शॉर्ट्स जो कि आप रिलेट कर पाते हो, जो इस आईपैड से बन जाती है या सिर्फ नॉर्मल एडिटिंग से हो जाती है। तो ये दो कैटेगरीज में हमने अपने शॉर्ट्स को डिवाइड कर रखा है। जो ये वाली शॉर्ट है, जो नॉर्मल शॉर्ट्स होती हैं, वो मैं खुद ही एडिट कर लेता हूं, तो उसकी कॉस्ट आती है 0। और जो ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स होती हैं जो कि मोशन ग्राफिक्स इंटेंसिव होती हैं, और तुम्हें पता है कि मेरा सिस्टम कैसा है और मैं किन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता हूं, तो उसके लिए हम एडिटर के पास जाते हैं। तो अगली बार तुम अगर ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स देखो तो समझ लेना कि पैसा लगा हुआ है इसमें 1 मिनट का 2000 रुपए से भी ज्यादा। तो अगर ये शॉर्ट 2 मिनट की है तो 4000 रुपए की हो जाती है, और ऐसे महीने में हम कोशिश करते हैं कि 4 आए। तो अब अंदाजा लगा लो। अब ये आपके मिनट के हिसाब से, वीडियो का कंटेंट क्या है उसके हिसाब से भी प्राइस वेरी होती है, तो उस तरीके से चीजें काम करती है। लेकिन 1 मिनट की कॉस्ट हमेशा 2000 रुपए से ज्यादा ही होगी। मैं एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि एडिटर का भी एक प्राइवेट ऑरा होता है, उसको भी अलग अलग चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2000 से लेकर 5000 के बीच में वो चार्ज करेगा पर मिनट। अब आती है लॉन्ग वीडियोस की बात। तो लॉन्ग वीडियोस की कॉस्टिंग हमारी आती है 0, 0, अंडा। कैसे? क्योंकि वो मैं खुद ही एडिट कर लेता हूं, तो इसलिए लॉन्ग वीडियोस की कॉस्टिंग हमारी 0 होती है। तुम ये समझ लो कि साल में लॉन्ग वीडियोस में मैं 2000 या 3000 रुपए एडिटिंग पे खर्चा करता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी कॉस्टिंग आती है हमारी थंबनेल डिजाइनर की। लगभग 824वीं वीडियो से हमने थंबनेल डिजाइनर को हायर किया, तो 800 प्लस थंबनेल जितने भी थे इस चैनल पे पहले, वो हमने कैनवा पे ही बनाए थे, तो उसकी कॉस्टिंग लगभग 500 रुपए महीना आती थी। लेकिन डिजाइनर रखने के बाद यही कॉस्टिंग हमारी पर वीडियो पे शिफ्ट हो गई, और पर वीडियो की अब कॉस्ट आती है लगभग 5000 से 7500 या उससे भी ज्यादा। क्योंकि ए बी टेस्टिंग के लिए हमें 3 थंबनेल्स की जरूरत पड़ती है एक वीडियो के लिए, और अगर एक थंबनेल की कॉस्टिंग अराउंड 2500 रुपए के आसपास है और हम 3 बनवाते हैं तो वो 7500 हो जाती है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि इसको भी बजट में रखा जाए, तो 5000 और 7500 के बीच में ये वेरी करता रहता है। तो उस हिसाब से हमारी एक लॉन्ग वीडियो की कॉस्टिंग आती है सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर 5000 से 7000 के बीच में एक वीडियो की। अब आप कहोगे कि फिर तूने डिजाइनर भी हायर क्यों किया? जब एडिटिंग खुद करता है तो यार डिजाइन भी खुद ही कर ले, पहले तो करता ही था, काहे को खर्चा कर रहा है? ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हो ना, उसे मुझे एडिट करने में ही अपलोडिंग डे के 5 मिनट पहले खत्म होती है ये वीडियो। यानी आप जो ये अभी वीडियो देख रहे हो वो आधे घंटे पहले ही एडिट होके खत्म हुई है, और उस आधे घंटे के अंदर मैं थंबनेल आइडिया भी सोच लूं, डिजाइन भी कर लूं, वो भी कैनवा से, तो तुम सोच सकते हो कि क्या हालत होती होगी। पिछले 800 वीडियो से मैं ये कर रहा था। तो थंबनेल डिजाइनिंग की कॉस्ट जस्टिफाई करती है मेरी प्रोडक्टिविटी को। तो ऐसे में हमारे चैनल के ऊपर टाइम जो है वो एक करेंसी है। मैं टाइम खर्च कर सकता हूं, लेकिन पैसा खर्च एक इनिशियल स्टेज पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको हर चीज को देखना पड़ता है। लेकिन जहां हो सकता है, जहां मुझे लगता है कि टाइम खर्च करना जरूरी नहीं है, तो वहां हम मनी खर्च कर सकते हैं। क्योंकि आपकी टाइम इतनी इंपॉर्टेंट करेंसी है कि कोई अगर उस करेंसी को लेना चाहेगा तो वो आपसे मॉनेटरी करेंसी मांगेगा। तो बेटर है कि अपना शुरुआत में अपना ही काम करो। कुछ लोग हायर ही पहले कर लेते हैं तो वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि कितना चार्ज करना है, क्या नहीं करना, क्या कर सकते हैं, पता ही नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने वो काम किया ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे भी पता है कि एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी मुझे लगानी है, उस हिसाब से मैं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम उस हिसाब से खर्च करने को बोलता है। लेकिन तुम ये वीडियो कहाँ देख रहे हो यार? अभी तुम्हारे बीच में ये वाली वीडियो जब आ चुकी है, इसको देखना क्यों नहीं चालू करते? मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर और बी बिजी।